ग्रेविटेशन क्या है? नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मटेरियल बॉडीज। दो ऐसी बॉडीज जिनमें मास है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं इसका किसी को नहीं पता। सिंपली हम यही कहते हैं कि मास है तो अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन का नाम न्यूटन ने रखा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक नेचुरल फोर्स है बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज। दो मटेरियल बॉडीज हैं, दोनों में कुछ मास है, और मास के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, लिखिए नेचुरल बॉडीज, नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two material bodies or two particles due to their mass is called gravitational force। फोर्स है दो मटेरियल बॉडीज के बीच में, लेकिन कितनी है इसे न्यूटन ने डिस्क्राइब किया। और आप सब अच्छी तरह जानते हो वो फेमस कहानी है कि उनके सिर पे सेब गिरा। सेब गिरने से उन्होंने ये सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, इसका मतलब ये अर्थ सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और उससे पहले एक साइंटिस्ट थे केपलर, न्यूटन से पहले, उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया था डीपली, और प्लैनेट्स के मोशन को उन्होंने कुछ यूनिफॉर्मिटी देखी, कुछ रूल्स देखे कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए ये प्लैनेट्स घूमते हैं। तो वहां से फिर न्यूटन को आइडिया हुआ कि ये फोर्स है कितनी, कितनी फोर्स है ये। आइडिया, ये तो फोर्स है, ये तो बात पता चल गई सेब के गिरने से, लेकिन कितनी फोर्स है ये उनको आइडिया मिला था केपलर्स लॉ से। और उन्होंने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। किसी एक बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं है, बल्कि दोनों ही बॉडी के मास पर डिपेंड है। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब दोनों को आप मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज कॉल्ड क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन ने तो इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा था, बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया तो ये पता लगा कि ये केवल अर्थ के लिए या किसी बॉडी के लिए नहीं, बल्कि ये इक्वेशन, ये कांस्टेंट वैलिड है पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच के लिए। तो फिर इसका नाम बदलकर रख दिया गया, इसका नाम बदलकर रख दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब कितना है ये, कितना है ये? तो इसके लिए आप क्या करें, दो बॉडीज ले लीजिए जिनके दोनों के मास कितने हो, 1 किलोग्राम। दोनों बॉडीज को रख दीजिए कितने, 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो फिर इनके बीच जितनी भी फोर्स लगेगी, यहां देखिए इस इक्वेशन में m1 की वैल्यू 1 हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर g की वैल्यू कितनी होगी? मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आपने दो बॉडीज ली, 1-1 किलो मास की, 1-1 किलो मास की, इन्हें रखा 1 मीटर की डिस्टेंस पर। ये छोटी बॉडीज होनी चाहिए, पॉइंट बॉडीज, यानी कि इनका अपना साइज 1 मीटर के रेस्पेक्ट में बहुत कम। तो अब जितना भी अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसके इक्वल? जी के इक्वल।
और ये फोर्स, ये वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और फिर यूनिवर्सल है तो सिंपल सी बात है, ये बदलेगा ही नहीं कभी। की वैल्यू कभी नहीं बदलती, कैपिटल जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती, ना टाइम के साथ बदलती है, ना प्लेस टू प्लेस बदलती है, ना बॉडीज के मास नेचर के अकॉर्डिंग बदलती है। हमेशा ये कांस्टेंट ही बना रहता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी आपने क्या लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लिखिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो इक्वेशन निकल कर आई है, ये एक्चुअली न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये है न्यूटन्स लॉ, ये न्यूटन्स लॉ है, करेक्ट। तो लिखते हैं हम इसमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज इज proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. पहले यहाँ तक कर लिया। लिखिए से आगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, is equal to the gravitational force of attraction between two bodies of mass 1 kg each, kept separated by a distance of 1 meter, kept separated by a distance of 1 meter। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशन फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसका नेचर है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है जो ऑब्जर्व की न्यूटन ने, क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। किसी एक बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, दोनों बॉडीज के मास पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। और इस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, इनवर्स में भी किसके प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इसे क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है इसे। ठीक है, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of two bodies। सेकेंड प्रॉपर्टी, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ।
obey, OBEY, obey inverse square law, that is inversely proportional to the square of distance between the bodies. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है फॉर्म a pair of action and reaction, form a pair of action and reaction. Gravitation force form a pair of action and reaction. इसका मीनिंग क्या हुआ कि चाहे बॉडीज का साइज कम क्यों ना हो, छोटा बड़ा क्यों ना हो, ये मास है, बॉडी इसका मास m1, इसका मास m2, और यहाँ m1 की वैल्यू m2 से ग्रेटर हो या m2 की वैल्यू m1 से ग्रेटर हो, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, ये इक्वली रहेगा. फर्स्ट बॉडी, force on first body due to second, and the force on second due to first, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे. Force of attraction on first body due to second body is equal and opposite to the force on second body due to first body. ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन होगा. मासेस छोटे बड़े हो सकते हैं, साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी दो इक्वल फोर्सेस हैं और अपोजिट हैं. और ये अजीब सा लगता है कि एक चूहा एक हाथी है, हाथी जितनी फोर्स से अटैक कर रहा है चूहे को, एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स से चूहा भी हाथी को अटैक कर रहा है. ये तो बड़ा बड़ी बात है. हाथी का तो मास इतना बड़ा है, चूहे का मास इतना सा है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के लिए सेम है. बिल्कुल अजीब सा लगता है. एक ये बॉडी मेरे पास, ये बॉडी है, इसका मास अर्थ के मास से तो बहुत कम है ना, बहुत कम है. फिर भी जितने फोर्स से अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, एग्जैक्टली उतनी फोर्स से ये बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है. थोड़ा और इसको मैं स्पेसिफिक बोलूं, जितनी फोर्स से अर्थ इस बॉडी को, छोटी सी रबर को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स से ये छोटी सी रबर भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ. तो फिर ऐसा क्यों कि हमेशा रबर को ही गिरना पड़ता है अर्थ की तरफ? कभी तो ऐसा हो कि अर्थ उठ के रबर के पास आ जाए, अगर सेम फोर्स है. अगर सेम फोर्स है तो कभी कभार तो ऐसा हो, अर्थ, इस रबर का भी कुछ दिल तो रह जाना चाहिए कभी कभार, कि ये अपनी जगह रहे और अर्थ उठ करके रबर के पास आ जाए. हमें तो ऐसा ही लगता है कि अर्थ की फोर्स बहुत तकड़ी है, क्योंकि अर्थ ने खींच लिया इसे अपनी तरफ. अगर रबर में भी इक्वल फोर्स होती तो रबर खींचती इसे अपनी तरफ को, या ये रबर नीचे जाती और ये अर्थ ऊपर उठकर आती, यहां कहीं मिल. सन खींच रहा अर्थ को अपनी तरफ, अर्थ भी सन को उतने ही फोर्स से खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन सन का तो मास बहुत बड़ा है, इसका मतलब उसका तो फोर्स तकड़ा है. नहीं, फोर्स दोनों बिल्कुल इक्वल है. अब समझिए इस बात को. जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये रबर अर्थ की तरफ खींची जा रही है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट है. हम तो उस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. फोर्स इक्वल है, तो फिर इफेक्ट इफेक्ट दोनों पे अनइक्वल क्यों आ रहा है? क्यों अर्थ उठ के इसके पास, रबर के पास नहीं आ रही? अर्थ का मास बहुत बड़ा है. इस रबर का मास कितना? फ्यू ग्राम्स. अर्थ का मास मिलियंस ऑफ किलोग्राम. कितना है अर्थ का मास? करेक्ट. अब देखना जरा ध्यान से, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज पर आपने सेम फोर्स लगा दी, सेम फोर्स लगा दी, ठीक है.
दो बॉडीज हैं आपके पास, एक बॉडी तो ये है, दूसरी बॉडी ये है, दोनों पर आपने सेम फोर्स लगा दी। सपोज आपने इसको 10 न्यूटन से फोर्स लगाई दोनों पर। इसका मास है, चूहे का मास है 0.1 kg, 100 ग्राम के आसपास का। हाथी का मास है नहीं, एक जीरो ज्यादा लगा दी मैंने, 10,000 किलो के आसपास का। तो अब यहां जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 न्यूटन बाय मास, फोर्स बाय मास कितना बनेगा? 0.001 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और एक्सेलरेशन जो चूहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो कौन तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा आपको? जब आपने इस रबर को यहां गिराया तो एक्चुअली अर्थ भी इसकी तरफ उठकर आ रही है। केवल रबर अर्थ की तरफ नहीं जा रही, ये अर्थ भी उठकर रबर की तरफ आ रही है। लेकिन अर्थ का मास इतना ह्यूज है कि उसका एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। इतना कम एक्सेलरेशन है उसमें कि हमें पता ही चलेगा कि अर्थ ऊपर उठकर आ रही है इस रबर की तरफ। लेकिन इसका मास कम है, तो इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, वो ऑब्जर्वेबल है, वो हमें दिखाई दिया। तो एक्चुअली फोर्स दोनों की इक्वल है, फोर्स दोनों पर इक्वल है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन उस फोर्स का जो इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सेम नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो इफेक्ट देख रहे हैं फोर्स का, वो सेम नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पर भी। ठीक है, इसलिए अर्थ, इवन ये कि अगर आप अपने हाथ की एक छोटी सी ये उंगली भी हिला रहे हैं ऐसे, तो इस उंगली हिलाकर आपने पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर दिया है। यहां से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर चांद पर, या उससे भी दूर कहीं और, या कहीं और हमारी जैसी सभ्यता है जो इस समय बैठ करके किसी आसिफ सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने एक उंगली हिला करके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। मोशन सब में आया है, लेकिन वो मोशन अनइक्वल है। मेरी तो उंगली हिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी यूनिवर्स का मास इतना बड़ा है कि उसका मोशन पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। ये तो हमारी कमी है, हमारी बाउंडेशन, हमारी लिमिटेशन है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते इतने छोटे से मोशन को। ठीक है, हम ऑब्जर्व कर पाए ना कर पाए, लॉज है, ये नेचर है, ये लॉज है, ये नहीं बदलेगी अपने आप। इसे हम बदल नहीं सकते। हम उसे फील कर सकते हैं या फील नहीं कर सकते, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जो नेचर में होना है वो होना ही है। समझ रही बात? जब आप मैग्नेट कहते हैं कि एक बड़ा मैग्नेट है एक छोटा मैग्नेट है, तो सिंपल यही बात होती है कि छोटा मैग्नेट का एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो खींचा आ गया। अब उल्टा काम करना, क्या काम करना? गैस सिलेंडर के पास में लाना मैग्नेट, वो तो मैग्नेट नहीं है, देखो सिलेंडर खींच लेगा मैग्नेट को अपनी तरफ। वो सब भी दोनों की इक्वल है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सिलेंडर क्योंकि बहुत भारी था उसका एक्सेलरेशन निल, नेग्लिजिबली स्मॉल। और मैग्नेट जो एक्चुअली खींच रहा है सिलेंडर को, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका मास कम था। तो वही सारी बात यहां भी हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है, अपोजिट है। फोर्स इक्वल और अपोजिट है। फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, वो उसे फोर्स फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। फोर्स इक्वल है दोनों के दोनों। ठीक है, क्या लिखा अभी आपने? पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज
दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल, नहीं एक मिनट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू अदर बॉडी is exactly equal to the force on second body due to first body. It is a central force. It acts along the line joining the centers of mass of bodies. क्या हुआ इसका मीनिंग? इसका मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या हुआ? ये एक बॉडी है, मैं इसको इरेगुलर शेप की बना रहा हूं जानबूझकर। पता लगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। दूसरी एक बॉडी है इस शेप की, पता लगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। तो फिर सेंट्रल फोर्स होने का मीनिंग यह है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग रहेगी। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड बॉडी, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे को यहां अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास लीजिए, सेंटर ऑफ मास को मिलाइए, जो लाइन आपकी आई, इन सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन पर ही फोर्स की डायरेक्शन आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये फोर्स दूसरी बॉडीज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब हुआ? ये दो पेन है, इन दोनों पेन के बीच कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। हमने कहा कि ये एक्स न्यूटन है। ये वाला पेन, ब्लैक वाला पेन ग्रीन वाले पेन को एक्स न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ग्रीन वाला पेन भी ब्लैक वाले पेन को एक्स न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपने इनके आसपास, इनकी विसिनिटी में एक तीसरा और रख दिया। अब ब्लैक और रेड के बीच में भी एक फोर्स लगने लगी, ब्लैक और ग्रीन के बीच में ही फोर्स लगने लगी, लेकिन इस फोर्स से जो नई फोर्सेस डेवलप हुई हैं, इस फोर्स से पहले वाली जो फोर्स थी ब्लैक और ग्रीन पेन के बीच, इस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ नई फोर्सेस एग्जिस्ट कर गई, कुछ नई फोर्सेस भी आ गई, लेकिन इससे पहले वाली जो फोर्स लग रही थी, जो वो अनइफेक्टेड है। मतलब इन दोनों के बीच कितनी फोर्स लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये केवल इनके मास पर डिपेंड है, इनके डिस्टेंस पर डिपेंड है, इस बात पर डिपेंड नहीं है कि ये बॉडी इंडिविजुअली किसी और को भी इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो हम ये क्या कहते हैं? हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, दूसरी बॉडीज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती है। लिखिए इस पॉइंट को। it is not affected by the gravitational force between two bodies is not affected by the presence of other bodies। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंट्रास्ट आएगी, आगे चल के हम दो फोर्सेस और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वहां से डिफरेंट आएगा। ये क्या कि दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज के बीच में एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। हमने कभी कहा कि एक्स न्यूटन की फोर्स काम कर रही है। अभी इन दोनों के बीच में है एयर, इन दोनों को आप पानी में डुबो दीजिए तो भी इनके बीच लगने वाली फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो हो सकता है कि इस पेन के और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नई ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, ब्लू वाले पेन और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नई ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाए, लेकिन इस नई फोर्स डेवलप से
जो इनके बीच ओरिजिनल फोर्स लग रही थी दोनों के बीच, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे अभी ट्वेल्थ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम से बदल जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लिखते हैं इसे प्रॉपर्टी को। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज does not depend upon the medium between the bodies। एक प्रॉपर्टी और है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? देखो, एक आपने ले लिया कॉपर 1 kg, दूसरा पीस भी आपने ले लिया किसका? कॉपर का। कितना? 1 kg। इनके बीच एक सर्टेन फोर्स लग रही है। अगर आप ऐसा कर लें कि एक पीस तो ले लें कॉपर का और एक पीस आप ले लें किसी और मटेरियल का, सपोज आपने ये ले लिया लकड़ी का पीस, तो जितना फोर्स इनके बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही फोर्स इनके बीच में भी रहेगा, बशर्ते कि इनके बीच का डिस्टेंस आपने सेम रखा हुआ हो। मटेरियल पर डिपेंड नहीं है कि कौन सा मटेरियल है। दो सेम मास के पत्थर के टुकड़े हैं, दो सेम मास के, उसी मास के लोहे के टुकड़े हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगेगा बिल्कुल। मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, कि केवल डिपेंड है मास पर। ग्रेविटेशनल फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लकड़ी की बनी हुई चीज है या पत्थर की बनी चीज है, लोहे की बनी चीज ऑब्जेक्ट है, केवल उसे मास से मतलब है। राइट। जब मटेरियल पर डिपेंड नहीं है तो जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर भी डिपेंड नहीं है। टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बुखार आ गया तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, दूसरों को आप ज्यादा अटैक करने लगोगे। या बर्फ का टुकड़ा है तो वो ठंडा है, वो कम अट्रैक्शन करेगा दूसरों को। टेम्परेचर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। शेप और साइज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप 1 किलो का लोहे का टुकड़ा ले लीजिए इतना सा, और 1 किलो ले लीजिए रुई का गट्ठर। 1 किलो रुई इतनी सारी होती है, इनके बीच उतना ही फोर्स लगेगा जितना 1-1 किलो के रुई के गट्ठर के बीच में लग सकता है, या 1-1 किलो के लोहे के बॉडीज के बीच लग सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से इसका कोई मतलब नहीं, शेप और साइज से कोई मतलब नहीं। जो इसका बिहेवियर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो ऐसा है जैसे कि सारा का सारा मास एक जगह सेंटर ऑफ मास पर आ गया हो। मतलब ये जो बॉडीज हैं, ये बॉडीज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इस पूरी बॉडी का मास यहां रखा हुआ है, इस पूरी बॉडी का मास यहां रखा हुआ है। ये ओवरऑल इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन अगर आप देखें तो इस पार्टिकल का अपना मास होगा, इस पार्टिकल का अपना मास होगा, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी अगर आप पार्टिकल टू पार्टिकल देखें। लेकिन इस पार्टिकल के बीच, इस पार्टिकल के बीच, इस पार्टिकल के बीच, इस पार्टिकल के बीच सारी की सारी फोर्सेस का आउटकम देखेंगे, रिजल्ट, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि पूरी बॉडी का मास एक ही पॉइंट पर, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर कनेक्टेड हो। करेक्ट। जबकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में उनका अपना इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। लिखते हैं इसे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज does not depend upon the shape, size, material of body। हाँ, बल्कि नहीं, टेम्परेचर भी लिख दीजिए इसमें। शेप, साइज, मटेरियल, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास,